जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि पीटी में भी जो प्रश्न पूछा था वो कॉमन सेंस से संबंधित प्रश्न पूछा था, और मेंस में भी चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई भी जीएस का पेपर हो, एक कॉमन सेंस पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए आपको पॉलिटी की समझ नहीं है तो आप पॉलिटी का क्वेश्चन अच्छा से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न नहीं है। और हम लोग जो है इसी श्रृंखला में रोजाना जो है एक एक प्रश्नों का डिस्कशन मैं किया करूंगा। तो आप देखते हैं कि पहले थोड़ा सा यूपीएससी का ट्रेंड जान लीजिए कि आप पॉलिटी की समझ बनाइए, आईआर की समझ बनाइए, ज्योग्राफी की समझ बनाइए। केवल कोर्स मत खत्म करिए, कोर्स खत्म करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे पहला प्रश्न है, रोजाना हम लोग एक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आज 1 नंबर कराऊंगा, कल 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे पूरा। फिर इसके बाद जो इथिक्स का पेपर, उसका पेपर पूरा डिस्कशन कराऊंगा। तो आप देखते हैं कि पहला प्रश्न है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। अब प्रश्न क्या है कि जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो लोकतंत्र की कैसे रक्षा करता है? बिना न्यायिक स्वतंत्रता के लोकतंत्र की रक्षा हो ही नहीं सकती है, ये बताइए। सबसे पहले तो समझिए कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र केवल राजनीतिक व्यवस्था चलाने का साधन नहीं है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का मतलब केवल संसद और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका नहीं है। लोकतंत्र वास्तव में मूल्यों का समुच्चय है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, एकता, अखंडता सब मूल्य होते हैं, और इसके माध्यम से हमारी समग्र व्यवस्था चलती है। जैसे मान लीजिए सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। आप देखते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र का मतलब धर्म, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब हुआ कि कहीं न कहीं सबको मताधिकार बराबर रूप से मिलना चाहिए, सब लोग प्रतिनिधि चुन सके, वहां के व्यक्ति की स्वतंत्रता मिल सके, सबको नागरिक स्वतंत्रता मिल सके, उसको हम लोग राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, और कहीं न कहीं जो है वह औचित्यपूर्ण जो है असमानता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि हम लोग को 4 लाइन का पहले प्रश्न को समझाना है कि लोकतंत्र मूल्यों का समुच्चय है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व मूल्यों का समुच्चय है, जिसके माध्यम से समग्र व्यवस्था चलती है। और उसी में एग्जाम्पल लिख देना है कि जैसे सामाजिक लोकतंत्र में धर्म, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, राजनीतिक लोकतंत्र में सबको मताधिकार मिलना चाहिए, सब लोगों को जो है सरकार की आलोचना करने का अधिकार मिलना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस तरह, और उसी में प्रश्न को जोड़ देना है कि यदि न्यायिक स्वतंत्रता नहीं होगा तो वास्तव में लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकता है। अब लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका की है। अब ये तो 4-5 लाइन आपने लिख दिया। अब इसके बाद सीधा प्रश्न का उत्तर लिखना है कि कैसे न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। तो कैसे है? जैसे भोजन करके पचाया जाता है, वैसे पॉलिटी पढ़ के पहले पचाना पड़ेगा, और उसके बाद जो चीज निकलेगा वो एग्जाम में लिखना है। सब अनुच्छेद नहीं लिखना है, इसमें कौन सा अनुच्छेद लिखेंगे? अब देखिए कैसे। अब कैसे का मतलब जैसे एक एक समझाता हूं। ये बताइए, हमारे यहाँ न्यायपालिका मूल अधिकार की व्याख्या करता है, मूल अधिकार की रक्षा करता है। भाई सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट जो है 226 के तहत। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का गार्जियन भी है, 32 स्वयं मूल अधिकार है। तो ऐसी दिशा में देखते हैं कि जब हमारा मूल अधिकार संरक्षित होगा तभी तो लोकतंत्र जीवित रह सकता है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 19, वाक्य और व्यक्ति की स्वतंत्रता जब संरक्षित होगा तभी तो लोकतंत्र जो है हमारा जीवित रह सकता है। और दूसरा पॉइंट लाइए, ये बताइए, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन करता है। न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से सरकार की तानाशाही पर अंकुश लगाता है। जैसे मान लीजिए 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां जो बनाई गई थी, तो सेपरेशन ऑफ पावर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अनेक प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका जो असंवैधानिक घोषित करता है उसके माध्यम से क्या करता है? संविधान की रक्षा करता है। तीसरा पॉइंट लाइए, ये बताइए कि न्यायिक स्वतंत्रता ही तो सेपरेशन ऑफ पावर को बढ़ावा देता है, शक्ति पृथक्करण को बढ़ावा देता है। इससे सरकार के अंग अपनी सीमा में रहते हैं। सरकार के अंग जो है वो देखा जाए तो एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और साथ ही साथ विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। अब चौथा पॉइंट लाइए, ये बताइए, न्यायिक स्वतंत्रता से ही तो संविधान की गतिशीलता बनी रहती है। जैसे लोकतंत्र गतिशील है वैसे संविधान भी जीवंत प्रलेख है। ये भी प्रश्न आया है, वो भी मैं बोलूंगा आगे। तो आप देखते हैं इसी न्यायिक स्वतंत्रता के कारण ही तो जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया। अब बेसिक स्ट्रक्चर भी संकल्पना के रूप में आया, और कहा गया कि समय परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। इसका मतलब संविधान को गतिशील बनाने में बेसिक स्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है।
अब देख रहे हैं कि औचित्यता के आधार पर जो है संविधान की गतिशीलता बनी रहती है। अब फिर एक पॉइंट लाइए, संसदीय लोकतंत्र में दलीय जो तानाशाही है, जो बहुमत का सिद्धांत है, कोई भी दल बहुमत में आकर मनमानी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका मनमानी पर रोक लगा सकता है। तो आप देख रहे हैं तानाशाही को रोकने से लेकर अधिकारों की रक्षा होने तक सब में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है एक महत्वपूर्ण शर्त है। अब मूल्यांकन एक लिख दीजिए पैरा चेंज करके। इस प्रकार स्पष्ट है कि न्यायिक स्वतंत्रता से ही लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है, क्योंकि आपने ऊपर तर्क दे दिया, उदाहरण दे दिया। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि न्यायपालिका भी अपनी संविधान सम्मत सीमा में रहे, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत नहीं है, बल्कि न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के मध्य की स्थिति भारतीय संविधान है। इसलिए न्यायपालिका को भी न्यायिक अतिक्रमणवाद, जुडिशियल ओवररीच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पीआईएल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र दीर्घजीवी बन सकता है और संतुलित तरीके से चल सकता है। बस इतना ही लिखना है। अब फिर कल मैं जो है दूसरे प्रश्न पर मिलता हूं। सभी लोगों का धन्यवाद।